नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशूम पर। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के पन्नों से उस देश के बारे में जानकारी निकाल के लाए हैं जिस राष्ट्र का, जिस देश का क्षेत्रफल हमारे राज्य केरला के क्षेत्रफल का आधा है। ये राष्ट्र पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र या उत्तरी अमेरिका के जो राष्ट्र हैं उनके बाहर कुछ उन गिने चुने राष्ट्रों में से है विश्व के जिन्हें विकसित माना जाता है। ये वो राष्ट्र है जहां पर अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। ये वो राष्ट्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 19वीं रैंक प्राप्त हुई है, 19वीं पायदान पे है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंक मानी जाती है। दोस्तों, ये वो राष्ट्र है जो चारों तरफ से अस्थिरता से, तानाशाही से, राजशाही से घिरा हुआ है, लेकिन वह स्वयं एक स्थिर लोकतंत्र है। ये वो राष्ट्र है जिसके जन्म होते ही, जिसके बनते ही उसे युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ा। ये वो राष्ट्र है जिसके उत्तरी पश्चिमी तट पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। आप समझ गए होंगे। चलिए एक आखिरी हिंट, ये राष्ट्र पश्चिमी एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। जी हां दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इजराइल की। तो चलिए शुरू करने से पहले यहां पर आज मैं यहां पे अपने एक एक्स स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट को धन्यवाद कहूंगा। सो थैंक्स टू सक्षम बिकॉज ही गेव अस दिस कंटेंट। एक कंटेंट जो आप यहां पे पाएंगे ये सक्षम ने ही यहाँ पे हम लोगों को दिया है। तो चलिए, थैंक्स टू द सक्षम। नाउ विद दैट वी विल स्टार्ट। शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज इजराइल का सफर। इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम और जिसे अरबिक में जिसे अल कदूस भी कहते हैं, जिसके संसद का नाम नेसेट है दोस्तों, और जहां पे लगभग 75% आबादी, 90 लाख की आबादी है, जिसमें से 75% वहां पे यहूदी हैं और एकमात्र राष्ट्र वो यहूदियों का एकमात्र राष्ट्र वो माना जाता है पूरे विश्व में। यहूदी राष्ट्र होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहूदियों के बारे में भी जान लेते हैं, ज्यूइज्म के बारे में या जियोनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहूदी जो धर्म है वो एक ईश्वरवाद के प्रिंसिपल पे, के सिद्धांत पे आधारित है। इस सिद्धांत की अवधारणा को स्थापित किया था दोस्तों अब्राहम ने। अब्राहम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं इतिहास में जहां से माना जाता है कि 3 प्रमुख धर्म विश्व के, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, कहीं ना कहीं से इनका सृजन, इनकी उत्पत्ति अब्राहम से जुड़ी हुई है। ये तीनों ही प्रमुख धर्म एक ईश्वरवाद या अद्वैतवाद के सिद्धांत पे आधारित है दोस्तों। इन तीनों रिलीजन को एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहते हैं, इन तीनों को एक साथ दोस्तों। तो यहूदी धर्म की शुरुआत अब्राहम में आती है और उसके बाद उनके जो बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, कहा जाता है एक का नाम इसाक था और एक का नाम इस्माइल था। इसाक ने ही जुडाइज्म की या यहूदी धर्म की स्थापना की थी और इस्माइल जो थे वो इस्लाम धर्म के एक मसीहा माने जाते हैं और माना जाता है जो प्रॉफिट, पैगंबर मोहम्मद हैं, वो उनके ही वंशज थे दोस्तों। तो अब्राहम से ये दोनों ही धर्म डायरेक्ट लिंक्ड है। इजराइल शब्द की जो उत्पत्ति है वो उनके जो पोते थे अब्राहम के, जैकब, उनका बाद में नाम इजराइल ही कहा गया और वहीं से ये शब्द उठाया गया है इजराइल दोस्तों। तो ये हो गया आपके इजराइल के बारे में छोटी सी जानकारी। अब अगर हम उसके इतिहास पर आते हैं तो देखिए, जिस क्षेत्र में आज इजराइल स्थापित है दोस्तों, उस क्षेत्र में आज से कई हजार वर्ष पूर्व वहां पे अब्राहम के वंशज आके बस गए थे और तभी से वो क्षेत्र यहूदियों के लिए एक पवित्र क्षेत्र बन गया और वहीं पे उन्होंने, इसीलिए जब तक ये युद्ध होता रहा या उन्होंने दावा किया अपने राष्ट्र का, तो उसी क्षेत्र पे किया हमेशा। उस क्षेत्र में जब उनके वंशज आके बस जाते तो 950 बीसी के आसपास यहूदियों के सबसे बड़े सम्राट
किंग सोलोमन वहां पे राज्य करते हैं, परंतु उनके राज्य के ढलने के साथ ही ये क्षेत्र जो था ये कई बार बना और बिगड़ा। कभी असाइरियंस, कभी बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक, रोमन, सब ने वहां पे कब्जा किया, अपने हिसाब से उसे बनाया, फिर दूसरे आए उन्होंने हमला किया, उसे बिगाड़ा, फिर बनाया, ये सब चलता रहा। 1517 में ओटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और लगभग 400 साल तक 1917 तक ओटोमन साम्राज्य का ही इस क्षेत्र में कब्जा रहा। तो अब अगर हम इजराइल के आधुनिक इतिहास की शुरुआत करें तो हम लोग यहाँ पे पाते हैं लगभग 19वीं सदी के अंत तक आते आते वहां पे कुछ गतिविधियां बहुत तेजी से होनी शुरू होती हैं। एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलता है जिसका नाम होता है जियोनिज्म मूवमेंट। यह एक राजनीतिक तथा एक धार्मिक आंदोलन होता है दोस्तों। इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है कि उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना करना, और धार्मिक जो उसका उद्देश्य होता है वो है यहूदियों को ला के वहां पे बसाना, उनके संस्कृति को एक सार करना और हिब्रू जो पुरानी यहूदियों की भाषा थी उसको पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करना, जिसमें कि ये मूवमेंट जबरदस्त रूप से सफल हुआ। 1909 तक आते आते उन्होंने एक पूरा शहर बसा दिया दोस्तों, जहां पे सब लोग जो थे वो हिब्रू ही भाषा बोलते थे। वो उस शहर का नाम बाद में तेल अवीव पड़ा। और देखिए, जो यहूदियों की प्रतिबद्धता थी अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के निर्माण के प्रति, वो आपको इस पूरे आज के इस एपिसोड में कई बार दिखेगी। कई बार मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि देखिए कितने प्रतिबद्धता, कितना कमिटमेंट था उनमें, और यही कमिटमेंट उनमें यहाँ पे भी दिखा जब उन्होंने हिब्रू भाषा, देखिए समझिए वहां पे जो यहूदी थे वो बहुत कम संख्या में थे, ज्यादातर वहां पे अरबिक ही वहां पे जो जनसंख्या थी वो मूलतः अरबिक थे। धीरे धीरे करके इसी आंदोलन जियोनिज्म मूवमेंट के चलते वहां पे यहूदियों का आना बढ़ता है। बाहर से यहूदी यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से आके, रशिया से आके बसना शुरू करते हैं, जिसे कि वो लोग प्रमोट करते हैं जियोनिस्ट। अब यहाँ पे उनकी प्रतिबद्धता ये दिखती है कि उन्हें दिख रहा था कि सब अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग राष्ट्रों से आए, सबकी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, हर चीज अलग है। तो एक सारता लाने के लिए उन्होंने हिब्रू भाषा को चुना, बहुत ही प्राचीन भाषा थी, उसको पुनर्जीवित किया और इसे स्थापित किया, एक कॉमन, एक समान भाषा सबके लिए। उसके साथ साथ वहां पे धीरे धीरे करके ज्यूज की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। इसी बीच वहां पे विश्व में वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों। इसमें एक खास बात है, 1914 में ये युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहूदियों ने जर्मन्स का साथ दिया। तो देखिए इसका कारण क्या था, वो ये उन्होंने इसका साथ दिया क्योंकि जर्मन्स वहां पे रशियंस के खिलाफ, रूसियों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उस समय तक यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन रूसी ही थे। उसका कारण है कि लगभग वही 19वीं सदी के अंत तक वहां पे जार के जो पिता होते हैं उनकी हत्या हो जाती है, और जार उसके लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार मानता है, जिसके चलते एक बहुत लंबा और एक बहुत क्रूर दमन चक्र शुरू होता है, जिसके बाद दसियों हजार यहूदी वहां मार दिए जाते हैं, लाखों यहूदियों को बेघर कर दिया जाता है, और उन्हें फोर्स किया जाता है जो आज का जो पूर्वी यूरोप के जो वहां पे क्षेत्र था, जो आज जहां पे बेलारूस, पोलैंड, लैटविया वगैरह हैं, उस बड़े से क्षेत्रफल में जिसे चारों तरफ से बाड़े से घेर के वहीं पे सारे यहूदियों को रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनसे बहुत ही बेसिक काम करवाए जाते हैं, कोई सुविधा नहीं जाती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, किसी चीज से भी संबंधित। उस सेटलमेंट को पेल ऑफ सेटलमेंट कहा गया है दोस्तों। लेकिन यहां पर भी यहूदियों की प्रतिबद्धता जबरदस्त तरीके से दिखती है। आप ये समझिए कि वहां उस पेल ऑफ सेटलमेंट जहां लाखों यहूदी रहते थे, लगभग 3 में से 1 यहूदी ऐसा था जिसे बाहर के जो यहूदी संगठन थे वो पूरी तरह से उसका सपोर्ट, फाइनेंशियल, उसको आर्थिक रूप से उसके पढ़ने लिखने, इवन शादी में जो डाउरी होती थी उसका भी अरेंजमेंट करते थे उनके हायर एजुकेशन के लिए। इवन वहां से बहुत सारे यहूदी निकल के बाद में रिसर्च में चले गए। तो ये यहूदी, बाहर के जो यहूदी संगठन थे, ये उनकी प्रतिबद्धता थी अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी के प्रति। लगभग 1/3, लगभग 40% जो पेल ऑफ सेटलमेंट में यहूदी थे, उन्हें बाहर के संगठन ने पूरा सहयोग दिया और वो वहां से बाहर निकल के फिर कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच सके दोस्तों। तो इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध में यहूदी जर्मन्स के साथ थे।
1917 तक आते आते जो यूनाइटेड किंगडम की फोर्स थी उन्होंने ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और ये जो क्षेत्र था ये यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर या उनके कब्जे में आ जाता है। और तब आता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। नवंबर 1917 में अल्फ्रेड जेम्स बेल्फोर, जो बेल्फोर होते हैं ये होते हैं यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी दोस्तों। और ये पहला अवसर होता है जब एक विश्व शक्ति, एक महाशक्ति यूनाइटेड किंगडम का कोई बड़ा नेता इस चीज को स्वीकारता है कि आवश्यकता है उस क्षेत्र में एक राष्ट्र की या कम से कम यहूदियों के लिए एक राज्य की बात पहली बार की जाती है। और इसी पर आधारित एक प्रस्ताव जाता है लीग ऑफ नेशन में और वहां पर 1922 में लीग ऑफ नेशन से ये जो यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, जो ब्रिटिश राज्य था या साम्राज्य था, उसको उस पूरे क्षेत्र में सत्ता स्थापित करना और उसको चलाना, शासन चलाने के लिए उसको वहां पे अधिकार मिल जाता है लीग ऑफ नेशन से। और वो कहलाता है मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड ट्रांस जॉर्डन। ट्रांस जॉर्डन जो आज का जॉर्डन है वो तब ट्रांस जॉर्डन कहलाता था दोस्तों। तो उस पूरे क्षेत्र में पैलेस्टाइन और जॉर्डन के क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य वहां पे स्वीकार कर लेता है लीग ऑफ नेशन और उनसे कहता है कि आप वहां के शासन संबंधी जितने भी कामकाज है वो आप देखें। यहां पे मैं आपको जल्दी से बता दूं कि लीग ऑफ नेशन क्या होता है। तो आप इसे ऐसे समझें कि जो आज संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसका जनक आप मान सकते हैं लीग ऑफ नेशन को। प्रथम विश्व युद्ध में जो जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ दोस्तों, जो विभीषिका पूरे विश्व ने झेली, उसको देखते हुए जो बड़े बड़े राष्ट्र थे उनके मन में आया कि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए जिसके चलते जो राष्ट्रों के बीच में जो मुश्किलें हैं, जो विवाद हैं, उन्हें सुलझा लिया जाए और वापस से विश्व को एक और बड़ी विभीषिका न झेलनी पड़े। इसकी शुरुआत, इसका कंसेप्चुअलाइजेशन या आप ये कहें कि जिसके बारे में पहली बार सोचा था यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने। लेकिन यहाँ पे एक रोचक तथ्य ये है कि 48 से लगभग 50 राष्ट्र लीग ऑफ नेशन के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन जो यूएस अमेरिका है वहां पे जनता इसके खिलाफ होती है और यूएस जिनके प्रेसिडेंट ने ही इसकी शुरुआत की थी और पूरे विश्व में जाके बड़े बड़े नेताओं से मिलके उसकी उन्होंने प्रमोट किया था, यूएस ही इसका पार्ट नहीं बन पाता है दोस्तों। लेकिन लीग ऑफ नेशन 1920 में जेनेवा में स्थापित होता है और जैसे ही वो 1939-38 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, अपने आप इस संस्था का अंत हो जाता है दोस्तों। तो ये लीग ऑफ नेशन की एक छोटी सी हिस्ट्री थी। तो चलिए 1922 में ये मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन मिल जाता है। लेकिन इसी बीच जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उनका आना इस क्षेत्र में लगातार बनता रहता है, लगातार चलता रहता है और काफी संख्या में कई लाख ज्यूज लगभग 19वीं सदी के अंत से लेकर 1920-25 तक कई लाख यहूदी उस क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। लेकिन इससे वहां का जो लोकल बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। जो वहां पे अरबी लोग होते हैं, अरबिक पैलेस्टीनियन जो होते हैं, वहां पे उन्हें एक खतरा सा दिखने लगता है। खास तौर से बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद तो उन्हें और डर लगने लगता है और ये जबरदस्त मुखर रूप से उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और ये विरोध धीरे धीरे करके हिंसक झड़पों में बदल जाता है दोस्तों। और ये लोग यहूदी बस्तियों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर जन्म लेता है यहूदियों की तरफ से कुछ सैन्य संगठन वहां पे जन्म लेते हैं, जिनमें से एक प्रमुख नाम हना होता है। हना ये वही एक सैन्य संगठन है जिसका एक बहुत ही प्रमुख किरदार रहता है। जब 1948 में जब इजराइल वहां पे आजाद होता है तो उसका एक प्रमुख रोल रहता है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स के बनने में हना का। तो हना एक प्रमुख सैन्य संगठन बनता है जिसका वहां पे जो उद्देश्य होता है वो यहूदी बस्तियों को अरबिक हमलावरों से बचाने का होता है। धीरे धीरे करके स्थितियां ऐसी ही चलती रहती हैं, ज्यूज का आना बढ़ता रहता है। कहीं ना कहीं फिर ब्रिटिशर्स को लगता है कि अरब कहीं नाराज ना हो जाएं, और जो अरबी वहां पे जन समुदाय है वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो मेजोरिटी में, बहुत बड़ी मेजोरिटी में वहां पे होता है। तो वो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। वो ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत ही कुछ संख्या में वो एक लिमिटेशन लगाते हैं कि लगभग 8 से 10 हजार लोग ही हर साल अब वहां पे पैलेस्टाइन में यहूदी आ सकेंगे। लेकिन अगर इसके आगे अगर आना है तो उनके पास कम से कम 500 या 1000 पाउंड कैश होना चाहिए। अब देखिए इसका भी तोड़ यहूदी संगठन निकालते हैं। और फिर से मैं यहाँ पे वही बात दोहराऊंगा
कि कैसे यहाँ पर फिर से यहूदी जो संगठन है, जियोनिस्ट हैं, वो उनकी प्रतिबद्धता यहाँ पे दिखती है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर वो लोग क्या करते हैं, वो धन एकत्रित करते हैं और बिल्कुल निर्बाध रूप से हर जो यहूदी पैलेस्टाइन जाना चाह रहा होता है उसको वो धन मुहैया कराते हैं, 500 पाउंड या 1000 पाउंड जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ब्रिटिशर्स उन्हें रोक ना पाए और यहूदियों का उस क्षेत्र में पहुंचना बिल्कुल निर्बाध गति से चलता रहता है। और जिसके चलते वहां पे एक तरह से जो हिंसक झड़पें होती हैं वो धीरे धीरे करके गृह युद्ध का रूप लेने लगती हैं, क्योंकि जो अरबिक होते हैं, पैलेस्टीनियंस होते हैं, वहां के जो मूल निवासी होते हैं, वो धीरे धीरे और मुखर हो जाते हैं विरोध में। आते आते ये बात जब आ जाती है, ये यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध होता है, चीजें वैसी ही चलती रहती हैं। 1947 तक आते आते दोस्तों ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाता है कि अब ये जो स्थिति है पैलेस्टीन की वो उनके काबू के बाहर हो चुकी है। तो फिर वो जो गेंद है वो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी होती है 1945-46 में। तो 1947 में जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अब जो मसला है, ये जो मुद्दा है, उसको ले जाके संयुक्त राष्ट्र में जाके रख देते हैं कि भाई अब आप लोग इसको सॉल्व करें, इसका सलूशन बताएं। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली जो महासभा है वो एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव को नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन डिवीजन प्लान, फिलिस्तीनी विभाजन योजना। इस योजना के तहत ये जो पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन का क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक भाग जो बड़ा भूभाग होता है अरबिक फिलिस्तीनियों के लिए, एक भाग स्वतंत्र भाग और स्वतंत्र ही भाग अरब फिलिस्तीनियों के लिए होता है, और एक स्वतंत्र भाग जो क्षेत्रफल में छोटा होता है, बिखरा होता है, जहां जहां यहूदी बस्तियां ज्यादा होती हैं उनको मिला के एक भाग यहूदियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, जिसे इजराइल बाद में कहा गया, और जेरूसलम के बारे में जानने के लिए हमारा एक अलग से वीडियो है दोस्तों डिशूम चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि जेरूसलम, जब मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि जेरूसलम को एक अलग स्टेटस दिया है, तो उसका कारण रहा होगा, तो उसके लिए फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो वहां पे जेरूसलम को एक इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप में रखा जाता है, मतलब यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में वो जेरूसलम रहेगा, क्योंकि जेरूसलम पे यहूदी और जो मुस्लिम आबादी होती है वो दोनों ही उस पर दावा ठोकते हैं। तो जेरूसलम तीसरा भाग होता है जो इंटरनेशनल कंट्रोल में या संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में रहेगा। ये विभाजन प्लान होता है और इसी विभाजन प्लान में ये जो जेरूसलम है उसके लिए एक हाईवे से कनेक्टेड होता है इजराइल, जो बनने वाला इजराइल है उसकी जो वहां पे जनसंख्या या जो बस्ती है वहां से कनेक्टेड, वरना वो चारों तरफ से अरब फिलिस्तीनी से ही जो क्षेत्र है उसी से ही घिरा हुआ होता है। ये प्लान आता है जिससे कि जो यहूदी होते हैं वो सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो एक सपना था उस क्षेत्र में एक राष्ट्र स्थापित करने का। लेकिन जो अरबी होते हैं, जो फिलिस्तीनी होते हैं, जो वहां पे मुस्लिम समुदाय होता है, वो यहाँ पे उसके जबरदस्त विरोध करता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र एक समय उन्हीं का ही था। धीरे धीरे करके मुश्किल से 50 से 60 साल के अंदर लाखों यहूदी वहां पे आके बस गए और उन्होंने वहां पे दावा अपना ठोक दिया और उन्हें वो राष्ट्र मिलने जा रहा था। स्थिति वहां पे अब बिल्कुल गृह युद्ध की बन जाती है और दोनों ही पक्ष, यहूदी पक्ष और जो मुस्लिम पक्ष है, वो जेरूसलम को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बात है मार्च 1948 की, और उसी प्रस्ताव में ये बोला जाता है कि मई 1948 तक आते आते ब्रिटिशर्स को वो क्षेत्र छोड़ देना होगा दोस्तों। 15 मई 1948 में इजराइल अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है और 16 मई जैसे ही आखिरी सैनिक ब्रिटिशर का उस क्षेत्र को छोड़ता है, वहां पे एक बड़ा युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग 1948 का अरब इजराइल युद्ध कहते हैं दोस्तों। इस युद्ध में अरब की तरफ से इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान 5 राष्ट्र युद्ध करते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है कि उस क्षेत्र में जो अरबी समुदाय बहुल क्षेत्र था वहां पे एक नया राष्ट्र, यहूदियों का राष्ट्र बना दिया जाए, यहूदियों को स्थापित कर दिया जाए। तो वो युद्ध घोषित कर देते हैं यहूदी नए उदय हुए राष्ट्र, नए बने हुए राष्ट्र इजराइल के खिलाफ।
इजराइल के जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं डेविड बेन गुरियन, ये यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार भूमिका अदा करते हैं। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इजराइल को एक सशक्त सक्षम राष्ट्र बनाने में। वो वहां पे हर इजरायली युवक युवती से अनुरोध करते हैं और निर्देश देते हैं कि सबको वहां पे सेना में सर्व करना है, क्योंकि 5-5 बड़े स्थापित राष्ट्रों की सेना एक तरफ होती है और नए बने हुआ जो राष्ट्र होता है इजराइल, उसकी एक छोटी सी सेना अलग एक तरफ होती है। उसी इजराइल डिफेंस फोर्स के बनने में ही जो हना जो सैन्य संगठन बना था, जो सबसे प्रमुख सैन्य संगठन था यहूदी बस्तियों को बचाने के लिए, वो एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, शुरुआत में इजरायली फोर्सेस को मुश्किल आती है क्योंकि कुछ हजार सेना से वो शुरू करते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बाहर से सपोर्ट मिलता है। उन्हें यहूदी संगठन जबरदस्त पैसा भेजते हैं, जिसकी सहायता से वो सामग्री जो युद्ध सामग्री है खरीदते हैं। लगभग 1.25 लाख की सेना तैयार हो जाती है और धीरे धीरे करके वो अब जीतना शुरू करते हैं। युद्ध के अंत तक आते आते जो अरब फिलिस्तीन क्षेत्र था, उसके लगभग 60-65% भूभाग पर इजरायली सेना कब्जा कर लेती है। और जो बचा हुआ, देखिए यहाँ पे एक विडंबना देखिए कि ये जो अरब के देश थे, जो 5 अरबिक नेशन थे जिन्होंने हमला किया था इजराइल पे, किस लिए हमला किया था कि वो उस क्षेत्र से इजराइल को भगाना है, और जो फिलिस्तीनी हैं, जो मूल निवासी थे, उनको वो क्षेत्र वहां पे उन्हें बसाना है और उनको वो क्षेत्र देना है। लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तो सिचुएशन देखिए अंत में क्या होती है कि लगभग जैसा मैंने बताया 60 से 65% भूभाग पे जो अरब फिलिस्तीन को मिलना था यूएन प्रपोजल के तहत, उस योजना फिलिस्तीन का विभाजन योजना के तहत, उस भूभाग पे इजरायली सेना कब्जा कर लेती है। लेकिन जो बाकी भूभाग होता है, जैसे जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक एक ऐसा क्षेत्र है, देखिए नाम से समझिए दोस्तों, वेस्ट बैंक का मतलब पश्चिमी तट। किसका पश्चिमी तट? तो जॉर्डन नदी है वहां पे, जो एक नेचुरल बाउंड्री, एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है आज का इजराइल और आज के जॉर्डन के बीच में। तो उसके पश्चिमी तट पे इजराइल के साइड पर एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसे पश्चिमी तट कहा गया, और उस भूभाग पे जॉर्डन की सेना कब्जा कर लेती है। और जो इजिप्ट से लगा हुआ एक छोटा सा भूभाग होता है जिसे आज आप गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, उस स्ट्रिप पे इजिप्ट की सेना कब्जा कर लेती है। और उसके बाद ये बात 1948-1949 की है, और जेरूसलम का जो पश्चिमी भाग है, हाँ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, जेरूसलम का जो पश्चिमी भाग है उस पे इजरायली सेना कब्जा कर लेती है, और जो उसका पूर्वी भाग या ओल्ड जेरूसलम जो शहर था उस पे जॉर्डन की सेना, क्योंकि वो वेस्ट बैंक से मिला हुआ था, तो जॉर्डन सेना का कब्जा रहता है। दोस्तों, ये स्थिति बनती है 1948 के अरब इजराइल युद्ध के अंत होते होते। 1949 में इस युद्ध का अंत हो जाता है और जेरूसलम में इजराइल अपनी राजधानी 1949 में नेसेट जो उनका संसद होता है उसको शिफ्ट करते हैं, और 1950 में जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी घोषित कर देता है, उस भाग पे जो जेरूसलम उसके कब्जे में होता है। यहाँ पे एक रोचक तथ्य ये है, या इसको आप विडंबना भी कह सकते हैं, कि जैसा मैंने कहा कि ये जो अरब राष्ट्र थे वो फिलिस्तीनियों के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन जिसके कब्जे में जो आया, जॉर्डन के कब्जे में जो भूमि आ गई 1950 में आके, उस भूमि को अरब फिलिस्तीनियों को देने की बजाय उनका राष्ट्र स्थापित कर सकते थे, वो फिलिस्तीनी राष्ट्र बना सकते थे, एक बड़ा भूभाग था, वो अपने देश में समाहित कर लेते हैं उस भूभाग को, वो जॉर्डन का ही पार्ट, एक अंग बन जाता है। इसी प्रकार से इजिप्ट जो दूसरी तरफ, जो वेस्ट इजराइल की तरफ, पश्चिमी इजराइल की तरफ एक छोटा सा भूभाग था, उस पे इजिप्ट की सेना कब्जा बरकरार रखती है, और वहां पे वो अपने ही हिसाब से उसको गवर्न करती है, वहां पे शासन चलाते हैं, वहां पे भी वो फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं करने देते। दोस्तों, ये है स्थिति 1948 के अरब इजराइल युद्ध के समाप्त होते होते। तो चलिए आज बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग में अब हम लोग इसके बाद में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इजराइल में और आज तक का जो मॉडर्न बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है वहां तक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।